हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे से होंगे। घरों में बैठ के अपनी स्टडीज को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे, सब कुछ अच्छे से समझ रहे होंगे। आज हम आपके सामने लिए आए हैं क्लास 11th के वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 2। देखिए, लेक्चर नंबर 1 में हमने एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में समझा था यूजिंग द ट्रायंगल लॉ। इस लेक्चर में मेनली हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, हमने एडिशन डिस्कस कर लिया था। वी आर गोइंग टू डिस्कस द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, कि दो वेक्टर्स को घटाएंगे कैसे। सेकेंडली वी आर गोइंग टू डिस्कस देन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देन पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड उसके बाद एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि फिजिक्स के शायद हर चैप्टर में इस्तेमाल होगा, है ना। वो कौन सा आपका रिजोल्यूशन या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। क्या आपका कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। देखिए, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। वेक्टर कंपोनेंट्स हर चैप्टर में इसका इस्तेमाल आना बिल्कुल श्योर है। इसके बारे में कोई भी डिस्कशन हम नहीं कह सकते कि किसी चैप्टर में ना आए। तो अंत तक इस वीडियो को देख रहे हैं। लास्ट टॉपिक हम लेके आएंगे वेक्टर कंपोनेंट्स, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं इतना स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर ये समझ नहीं आए तो बाकी चैप्टर्स को समझने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। इसीलिए लिसन केयरफुली। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, हमने एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में हमारी चर्चा की थी। अगर मान लीजिए सपोज एडिशन में क्या चर्चा की थी भाई, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, कुछ बातें यहां से और सीखनी है अभी हमें। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के एडिशन में हमने क्या चर्चा की थी। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है, एक तो ए वेक्टर है, दूसरा क्या आपका बी वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल है थीटा। एंगल बिटवीन देम, उनके बीच में एंगल कितना है भाई आपका थीटा। तो अगर आपको याद हो तो हमने रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला लिखा था कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है भाई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये किसका मैग्नीट्यूड था भाई, ये हमारा मैग्नीट्यूड था रिजल्टेंट का। अब देखिए, यहां पे हम कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस कर रहे हैं जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए। स्पेशल केसेस, है ना। देखिए, स्पेशल केस नंबर 1 क्या डिस्कस कर रहा हूं मैं, नंबर 1 में डिस्कस कर रहा हूं मैं आर की मैक्सिमम वैल्यू चाहता हूं। देखिए ध्यानपूर्वक सुनना है, ये आर किस पे डिपेंड करे, थीटा पे, मतलब कोस थीटा पे। अगर भाई कोस थीटा ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली आर भी क्या होगा, ज्यादा, और कोस थीटा कम होगा तो आर क्या होगा आपका, कम। तो मेरे को आर की क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, मैक्सिमम के लिए कोस थीटा भी क्या होना चाहिए भाई, मैक्सिमम। ऑब्वियसली जब ये टर्म ज्यादा होगी तो ये वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब कोस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना बच्चों, वो क्या होती है आपकी 1। और कब, जब उनके बीच में एंगल कितना हो आपका 0 डिग्री, क्योंकि कोस 0 कितना होता है आपका 1, है ना। ये बातें मैंने सब ट्रिग्नोमेट्री में बताई थी जब मैंने बेसिक मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें सब कुछ अवेलेबल है। अगर किसी बच्चे को मालूम नहीं है तो पहले वहां पे जरूर रेफर करें। तो भाई जो आर की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब उनके बीच में एंगल कितना है 0। अच्छा, एंगल 0 है तो वैल्यू कितनी होगी भाई आपकी आर मैक्सिमम। देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा की वैल्यू तो कितनी रख दी मैंने यहाँ पे 1। अच्छा, ये दो फॉर्मूला है, जाना पहचाना लगता है। किसका फॉर्मूला आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई आपका a प्लस बी, कितना आ जाएगा आपका a प्लस बी। मतलब अगर उनके बीच में 0 डिग्री एंगल बन रहे हैं तो आप सीधा ऐड कर सकते हैं। कैसे करोगे, a प्लस बी, है ना। अब देखिए, जब वेक्टर्स के बीच में 0 डिग्री एंगल बनते हैं ना, उन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं भाई, उन वेक्टर्स को हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं उनको हम, पैरेलल वेक्टर्स। मतलब इस प्रकार से, सपोज अगर आपका ए इधर है तो बी भी क्या होना चाहिए इसके पैरेलल, सच दैट दोनों के बीच में एंगल कितना बन जाए आपका 0। और ये बहुत ऑब्वियस है। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा मैंने एक 5 न्यूटन फोर्स इधर लगाया, फिर मैंने 7 न्यूटन फोर्स इधर लगाया, मैंने दो फोर्स लगाए, 5 इधर धक्का मारा, फिर 7 न्यूटन से इधर धक्का मारा, टोटल कितना होने वाला है, ऑब्वियसली 12 न्यूटन से मैंने उसको फोर्स अप्लाई किया है। मतलब अगर दो पैरेलल वेक्टर्स है, मतलब 0 डिग्री एंगल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उनको ऐड कर सकते हैं। क्या आएगा आपका a प्लस बी। तो ये रिजल्टेंट की क्या होगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू। आगे देखिए,
सेकंड, अगर हम मिनिमम की चर्चा करें, है ना, हमें आर की निकालनी है मिनिमम वैल्यू, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आर मिनिमम कब होगा? जब आपका कोस थीटा क्या हो, आपका मिनिमम, है ना। अब कोस थीटा मिनिमम कितना हो सकता है? देखिए कोस थीटा मिनिमम हो सकता है -1, है ना। और अगेन ये देखिए बेसिक मैथमेटिकल टूल्स आपको आने चाहिए। कोस थीटा -1 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 180 डिग्री। अगर कोई बच्चा नया है, उन्होंने मैथमेटिक्स नहीं सीखा है, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, उसको जरूर देखिए। वहां पे ये सारी चीज एक्सप्लेन्ड है। कोस थीटा कोस 0 1 होता है, कोस 180 -1 होता है, तो आप इजिली इसको समझ सकते हैं। तो देखिए, तो थीटा कितना हो गया आपका 180 भाई, बहुत बढ़िया। थीटा बराबर 180, तो मिनिमम होगा, अच्छा मिनिमम होगा कितना? तो आर मिनिमम निकाल लेते हैं, अंडर रूट, है ना। देखिए क्या आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, कोस थीटा रखना है -1, तो ये कितना हो जाएगा -2ab। देखिए अब इसको दो तरीके से लिख सकते हैं हम, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और b माइनस ए का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, और जैसे ही हम रूट हटाएंगे भाई, स्क्वायर है बाहर आके कितना हो जाएगा आपका a माइनस बी, है ना। बट एक बात याद रखिए, मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई थी, आगे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैग्नीट्यूड, किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। तो इसके आगे मैं क्या लगा देता हूं, दो डंडे, इसका मतलब मोड है। इसका मतलब क्या, आपका मोड, मोड के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, आपकी पॉजिटिव वैल्यू होने वाली है ना। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो भी आंसर है उसको कैसे लिख देना आपको, पॉजिटिव में, है ना। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो याद रखिए, जब थीटा 0 तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, a प्लस बी। जब थीटा 180 तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी आपकी, a माइनस बी। आपको घटाना है, बहुत ऑब्वियस है। मान लो मैंने बोला 5 न्यूटन इधर लगाया, कितना न्यूटन इधर लगाया, 5, और मैंने 7 न्यूटन इधर लगाया, टोटल कितना हो गया यार? 7 में से 5 घटाओगे ना, दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, 180 डिग्री एंगल है, तो 7 में से 5 गया 2। तो जिनके बीच थीटा 180 डिग्री होता है ना, उनको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। उनको हम क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। 180 डिग्री मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अगर ए इस डायरेक्शन में है तो बी किस में होगा, आपका अपोजिट डायरेक्शन। फिर से अगर 5 न्यूटन इधर लगाया, 7 न्यूटन इधर लगाया, ये जीतेगा कितने से, 2 से। तो 7 माइनस 5 कितना आंसर आ गया आपका, 2। तो आर की मैक्सिमम a प्लस बी हो सकती है और मिनिमम क्या हो सकती है, a माइनस बी। इस बीच वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट केसेस। देखिए थर्ड केस, ये काफी बार काम आते हैं, इसलिए इनको स्पेशल केस बोल के डिस्कस करते हैं हम, है ना। देखिए नेक्स्ट थर्ड केस, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, या आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री। कितना एंगल हो, 90। तो कर लेते हैं भाई, आर का फॉर्मूला क्या है, √a² प्लस b² प्लस 2ab। एंगल 90 है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ, cos 90। अच्छा ये cos 90 कितना होता है भाई, cos 90 होता है 0, तो कितना हो गया, √a² प्लस b² r। मतलब कितना आएगा आपका, सीधा याद रख सकते हैं आप, √a² प्लस b², है ना। फोर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर डायरेक्ट सवाल, एक दो बार तो नीट में डायरेक्ट इस पे सवाल पूछा गया। देखिए क्या था, सपोज मान लीजिए ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मान लीजिए किसके बराबर है, एक्स के। ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या सेम, एक्स के बराबर है, और उनके बीच में एंगल आपका 120 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है आपका, 120 डिग्री। ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड एक्स के बराबर और एंगल कितना बन रहा है आपका, 120। चलिए रिजल्टेंट निकालते हैं। फॉर्मूला क्या था, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, है ना। तो कितना आएगा, √a की जगह क्या लिखा, x, तो x² प्लस b की जगह भी लिखा x² प्लस 2x इंटू में x, क्या हो गया x², और cos 120। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, cos 120 कितना होता है आपका, -1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो x² प्लस x², 2x² में से एक x² गया, तो √x², यहां से कितना आ जाएगा आपका, इक्वल टू x। वाह रे वाह, दोनों मैग्नीट्यूड x के बराबर, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड x के ही बराबर, बट एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। तो अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और वो 120 डिग्री के एंगल पे है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उनके बराबर ही होने वाला है ना।
अब देखिए इसमें एक साधारण सा क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है उसमें। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दो फोर्स दिए, 6 न्यूटन दिया और 8 न्यूटन दिया, है ना, दो फोर्स हमारे पास 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन ऑन combining these forces, which of the following force can be produced? मल्टीपल करेक्ट हो सकता है। ऑन कंबाइनिंग दीज फोर्सेज विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, है ना। ऑप्शंस है, ए आपका 1 न्यूटन, बी आपका 11 न्यूटन, सी आपका 15 न्यूटन और डी आपका 20 न्यूटन। चलिए 10 सेकेंड के लिए अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सोल्व इट। बहुत आसान सवाल है डियर स्टूडेंट्स, आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक बात याद दिला देता हूं, हर वीडियो के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डीपीपी मिलने वाला है, उसको सोल्व कीजिए। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। चलिए अब इस सवाल को देख लेते हैं भाई। 6 न्यूटन और 8 न्यूटन, देखिए मैक्सिमम कब हो सकता है जब हम इन दोनों को जोड़े, तो इनका मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, 14 न्यूटन, उससे ऊपर जा पाना पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, मिनिमम कहां तक जा सकते हैं, अरे दोनों को घटा दो, वही मिनिमम है, दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा आपका 2 न्यूटन, तो आप मिनिमम 2 न्यूटन जा सकते हो और मैक्सिमम कितना जा सकते हो 14। तो देखिए मिनिमम 2 तो 1 जा सकते हो क्या, पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम 14 है, 15 जा सकते हो क्या, नहीं। 2 से 14 के बीच में, हाँ 2 से 14 के बीच में आप 11 न्यूटन जा सकते हो, 20 न्यूटन जा पाना भी पॉसिबल नहीं है। तो इनसे हम केवल इन ऑप्शंस में से एक ही फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी कितना है भाई आपका 11 न्यूटन। कितना डियर स्टूडेंट्स आपका 11 न्यूटन। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। देखिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए ध्यानपूर्वक सुनने की बातें हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स को समझने के लिए एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी, दैट इज द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। क्या समझना पड़ेगा भाई आपको, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। लिसन टू मी केयरफुली, नेगेटिव का क्या मतलब है, देखिए ध्यानपूर्वक सुनना। सपोज मैंने बोला कि एफ वेक्टर फोर्स आपका मान लीजिए 5 न्यूटन ईस्ट की तरफ, है ना। मैंने मान लिया कि मैंने इधर फोर्स लगाया है, कितना फोर्स लगाया भाई आपका 5 न्यूटन फोर्स मैंने लगाया किधर की तरफ, टुवर्ड्स द ईस्ट। अगर मैं इसका नेगेटिव लूं, मतलब मैं बात करूं माइनस एफ की, किसकी बात करूं, माइनस एफ। माइनस का क्या मतलब है, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा आपका सेम। किसी भी वेक्टर का नेगेटिव लोगे तो मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा सेम। डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपोजिट, मतलब पहले अगर एफ ईस्ट में लग रहा था तो माइनस एफ किस में लगेगा आपका वेस्ट में, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपोजिट। इतनी ही कहानी है, किसी भी वेक्टर का अगर नेगेटिव लोगे मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला आपका सेम रहने वाला है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी अपोजिट हो जाएगी। इसके अलावा और कुछ भी इस कॉन्सेप्ट में नहीं है। मतलब अगर आपका एफ वेक्टर इधर की तरफ है तो माइनस एफ कहां होगा इधर की तरफ। मतलब एफ और माइनस एफ कैसे होते हैं आपके एंटी पैरेलल, कैसे होते हैं भाई आपके एंटी पैरेलल। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा नेगेटिव वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपोजिट। ओके, अपनी वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, छोटी सी बात है। अब देखिए, अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए मान लीजिए सपोज मैंने बोला कि लेट वी हैव टू वेक्टर्स। कौन कौन से भाई आपके, ए एंड बी। हमारे पास दो वेक्टर कौन कौन से, ए एंड बी। लेट थीटा बी एंगल बिटवीन देम, उनके बीच में एंगल क्या है थीटा। अब मैंने जो रिजल्टेंट है ना आर डैश बोला, उसको क्या बोला मैंने आर डैश। मेरे को इनका क्या करना है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन करना है। मान लीजिए मेरे को क्या निकालना है भाई आपका ए माइनस बी। सॉरी, देखिए ए और बी दो वेक्टर, थीटा एंगल है, मेरे को रिजल्टेंट निकालना है। मतलब क्या निकालना है मेरे को ए माइनस बी। देखिए मैं इसको ऐसे सोच सकता हूं क्या, मैथमेटिक्स का थोड़ा सा इस्तेमाल करके ए प्लस लिखा और यहां माइनस बी लिख दिया। क्या इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस है क्या, नहीं, मेरे हिसाब से इसमें कोई डिफरेंस नहीं है।
अब हमें क्या करना है, हमें अब एडिशन ही करना है, बट किस किस का, हमें एडिशन करना है ए वेक्टर का और माइनस बी वेक्टर का। एडिशन तो हमें आता है, ट्रायंगुलर लॉ हम जानते हैं ना, उससे हम क्या कर सकते हैं, अपना एडिशन कर सकते हैं, इस बारे में कोई समस्या नहीं है। तो देखिए अब हम देख लेते हैं, ये मान लीजिए सपोज क्या है भाई अपना, ये मान लीजिए अपना ए वेक्टर है और ये मान लीजिए क्या हो गया भाई आपका बी वेक्टर। ये तो मैंने सिखा दिया था, रिजल्टेंट कहीं बीच में से जाता है ना। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है भाई आपका थीटा। चलिए बहुत बढ़िया, ए और बी को जोड़ सकते थे, बट मेरे को सब्ट्रैक्शन में ए और माइनस बी को जोड़ना है। अब माइनस बी क्या होगा भाई, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा माइनस में, बट डायरेक्शन क्या हो जाती है अपोजिट। तो बी इधर है तो माइनस बी कहां होगा भाई आपका अपोजिट। ये क्या हो गया भाई प्यारे विद्यार्थियों, माइनस बी, है ना। अब मेरे को क्या करना है, ए और माइनस बी को जोड़ना है, इन दोनों के बीच का एंगल भी चाहिए। तो यहां थीटा था, ये पूरा 180 है, तो ये कितना हो गया आपका 180 माइनस थीटा। कहने का क्या मतलब कि ए और माइनस बी के बीच में कितना एंगल होगा भाई आपका 180 माइनस थीटा। ओके, अच्छा जो इनका रिजल्टेंट है ए और माइनस बी का कहीं बीच से जाएगा, तो ये हो गया आपका आर डैश वेक्टर। तो आपको करना क्या, कुछ नहीं करना, एडिशन ही करना है। बट एडिशन में जब एंगल जहां थीटा लेते थे, वो सब्ट्रैक्शन में एंगल बदल के कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा। जहां एडिशन में थीटा था, सब्ट्रैक्शन के केस में वहां सब जगह क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा। चलिए समझ लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं कितना होगा, आर डैश का मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला क्या था भाई आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस, वहां दोनों वेक्टर के बीच में थीटा एंगल था, यहां एंगल कितना है भाई, यहां चेंज होके कितना हो गया आपका 180 माइनस थीटा। तो सोल्व कर लो, कितना आएगा भाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, अगेन ट्रिग्नोमेट्री, तो क्या आएगा माइनस 2ab कोस थीटा। तो ये तो आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। चलिए अब जो रिजल्टेंट की है वो डायरेक्शन भी हमने निकाली थी, अगर आपको याद हो, लेट सपोज लेट आर डैश वेक्टर मेक्स एल्फा एंगल विद ए वेक्टर, तो टेन अल्फा का फॉर्मूला याद है ना भाई, जब ए से एंगल निकालने तो क्या यूज करेंगे बी या साइन, बट एंगल कितना आएगा 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी, यहां कोस आता है, कोस की जगह क्या आ जाएगा 180 माइनस थीटा। अब सोल्व कर लो, तो ये कितना होता है साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा ही होता है, बी साइन थीटा ए माइनस बी कोस थीटा। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए सिमिलरली अगर आप टेन बीटा निकालोगे तो वो भी आप निकाल सकते हो, जो आपका बी के साथ एंगल बनेगा, बी के साथ बनेगा तो इधर ए साइन 180 माइनस थीटा अपॉन बी प्लस ए कोस 180 माइनस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा भाई आपका ए साइन थीटा अपॉन बी माइनस ए कोस थीटा। मतलब एडिशन के सारे फॉर्मूलाज यहां पे वैलिड होंगे, बट याद रखना है एडिशन में जहां जहां थीटा इस्तेमाल हुआ, क्या जहां जहां थीटा इस्तेमाल हुआ, सब्ट्रैक्शन में वहां 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 क्या इस्तेमाल करोगे 180 माइनस थीटा। मेनली ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, उसको रीड कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। रीड कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अपनी वीडियो को पॉज कीजिए, हो गया, खुद कोशिश करी होगी। चलिए अब हम देखते हैं, देखिए टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैंने क्या माना कि ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है एक्स। एक्चुअली ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है, जेई मेंस में 2019 के पेपर में, जनवरी में जो पेपर हुआ था उसमें। अब देखिए क्या बोला गया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज एन टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, मतलब कि जो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है वो एन टाइम्स है किसके मैग्नीट्यूड से, ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड से। तो आपको बताना है ए और बी के बीच में कितना एंगल होगा। अच्छा इसका फॉर्मूला सभी जानते हैं ना भाई, इसका फॉर्मूला क्या था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बराबर एन, और इसका भी फॉर्मूला जानते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट यहां क्या आता था आपका
माइनस 2ab cos थीटा, है ना। अब a और b दोनों x के बराबर है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, प्लस x और x कितना हो गया 2x स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू n एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर cos थीटा, है ना। एक काम करो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग करोगे तो क्या होगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा, इधर करोगे तो n स्क्वायर, और ये कितना आएगा भाई आपका 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। चलिए, अच्छा इधर से मैं 2x स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं क्या, तो क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा। अच्छा इधर से भी कॉमन ले लीजिए 2x स्क्वायर n स्क्वायर, क्या बच गया आपका 1 माइनस cos थीटा। तो 2x स्क्वायर ने 2x स्क्वायर को मार दिया, थोड़ा सा और सोल्व करते हैं भाई, आइए 1 प्लस cos थीटा किसके बराबर होगा आपका n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर cos थीटा, इसको इधर ले जाओ तो cos थीटा प्लस n स्क्वायर cos थीटा, इसको इधर ले जाओ तो कितना आएगा आपका n स्क्वायर माइनस 1। ओके, cos थीटा कॉमन ले लो तो 1 प्लस n स्क्वायर, और ये क्या आएगा आपका n स्क्वायर माइनस 1, इसको नीचे ले जाओ तो cos थीटा कितना आएगा n स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करें भाई, देखिए ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स की चीजें हैं, क्योंकि फिजिक्स में हल्का सा मैथमेटिक्स आएगा ही आएगा, चाहे आप कुछ कर लीजिए, आपको सीखना पड़ेगा, और वो हम आपको टाइम के साथ सब कुछ सिखा देंगे। याद रखिए, ऐसा कुछ है तो कोस को इधर लेके जाएंगे तो हम कैसे लिखते हैं इसको, कोस इनवर्स, क्या लिखते हैं कोस इनवर्स एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर प्लस 1। तो सोच लीजिए भाई कौन सा आंसर आएगा, अब ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कोस इनवर्स एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर प्लस 1। Okay, dear students, please pause your video and note this down. This was a very good problem asked in mains 2019. चलिए देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए ध्यानपूर्वक सुनना, क्या है भाई हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सुनिए, देखिए एक्चुअल में जिनको ट्रायंगल लॉ आता है वो पैरेललोग्राम लॉ इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। पैरेललोग्राम का मतलब सभी जानते हैं ना, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और क्या होती है पैरेलल होती है, दैट इज नोन एज योर पैरेललोग्राम, है ना। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, मान लीजिए दो वेक्टर है ए और बी, क्या आपके दो वेक्टर ए और बी, आपको उनको अरेंज करना है अलोंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम सच दैट उनकी टेल्स मिल जाए, क्या मिल जाए उनकी टेल्स, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने ए और बी है ना, ए और बी मेरे दो वेक्टर है, उसको मैंने पैरेललोग्राम की दो साइड्स के अलोंग अरेंज किया, मतलब पैरेललोग्राम की एक साइड तो ये और दूसरी साइड ये, सच दैट उनके क्या मिलते हैं टेल्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। पैरेललोग्राम कंप्लीट कैसे करूंगा भाई, हम जानते हैं पैरेललोग्राम में क्या होता है कि इसकी जो अपोजिट साइड है इसी के बराबर होती है और इसके क्या होती है पैरेलल। तो सबसे पहले मैंने इसके अपोजिट ये साइड ड्रॉ कर दी, ठीक है। सिमिलरली इसकी जो अपोजिट साइड है इसके बराबर होती है और इसके क्या होती है पैरेलल। तो ये क्या बन गया मेरा, थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं, ये क्या बन गया भाई मेरा पैरेललोग्राम लो, है ना। अब देखिए पैरेललोग्राम तो मेरा बन गया, अब मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए मैंने आपको पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर के बारे में बताया था कि पैरेलल शिफ्टिंग से वेक्टर पे किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनडायरेक्टली हमने किया क्या, बी को उठा के हम इधर ले गए, तो इसको भी मैं किसका नाम दे सकता हूं, बी वेक्टर का, पैरेलल शिफ्ट किया मैंने। अच्छा यहां क्या किया मैंने, ए वेक्टर को उठा के मैं इधर ले गया, तो इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं, सिंपली इसका नाम क्या दिया जा सकता है ए वेक्टर, ठीक है। तो रूल क्या था, आपको दो वेक्टर लेने हैं ए और बी अलोंग द एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट का मतलब जो बराबर में होती है, अलोंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम सच दैट क्या मिल जाए उनकी टेल मिल जाए। बहुत बढ़िया। अब जो इनका एडिशन है, क्या इनका एडिशन वो होगा आपका डायगोनल, कौन देगा आपका डायगोनल। अच्छा दो डायगोनल होंगे, देखिए यहां दो डायगोनल होंगे ना, एक ये डायगोनल है एक ये डायगोनल है, तो कौन सा डायगोनल इनका एडिशन देगा, देखिए जो डायगोनल आपने दोनों की कॉमन टेल से बनाया है, हमने टेल मिलाई थी ना,
तो कौन सा डायगोनल रिजल्टेंट देगा? वो डायगोनल जो आपने कहां से बनाया है? कॉमन टेल से। कहां से बनाया? कॉमन टेल से। तो ये क्या हो जाएगा उनका रिजल्टेंट, मतलब ये क्या हो जाएगा उनका एडिशन। क्या हो जाएगा उनका एडिशन। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एडजेसेंट साइड्स ऑफ आप पैरेललोग्राम है, दो वेक्टर बनाए, टेल मिल रही है, तो जो डायगोनल है कौन सा वाला? जो आपकी दोनों की टेल से पास करता है, वो क्या होगा उनका एडिशन। अच्छा भाई, सर आप तो कहते हैं ट्रायंगल लो जैसे ही। हाँ देख लो ना, अरे ट्रायंगल लो में भी तो यही करते थे। देखो ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करो, ए बी, और इसको हम क्या बोलते थे? ए प्लस बी। अगर आपको याद हो ट्रायंगल लो में यही तो बनाया था हमने डेरिवेशन करते वक्त। ए ये बनाया था बी, और ये क्या बोला था हमने? ए प्लस बी। सेम तो यहां है, देखिए ए बी और ए प्लस बी, है ना। अब ये दूसरा डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करता है ना। अब दूसरे डायगोनल को मैंने बोला कि आर डैश वेक्टर है। क्या ये आपका आर डैश वेक्टर? अब आपको एक और ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, देखिए ये और ये नाम दे देता हूं ओ ए बी। ट्रायंगल देखिए ओ ए बी। ट्रायंगल लो लगा सकते हो भाई, जो सेम ऑर्डर में है उनको ऐड करते हैं, और जो अपोजिट ऑर्डर में वो उसके बराबर हो जाएगा। सेम ऑर्डर में कौन कौन से है? तो भाई साफ साफ दिख रहा है, बी और आर डैश सेम ऑर्डर में। देखिए बी और आर डैश सेम ऑर्डर में, तो मैं क्या लिख सकता हूं? बी प्लस आर डैश वेक्टर किसके बराबर आएगा? अपोजिट ऑर्डर में ए है तो विल बी इक्वल टू ए, तो आर डैश वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा भैया? आपका ए माइनस बी, है ना। यानी दूसरे डायगोनल को क्या बोल सकता हूं मैं? ए माइनस बी। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स में दो वेक्टर लगाए, एक ए लगाया एक बी लगाया, क्या मिले? उनकी टेल। तो वहां से जो डायगोनल ड्रॉ करोगे वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए प्लस बी। और जो दूसरा डायगोनल ड्रॉ करोगे वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? आपका ए माइनस बी। दिस इज ऑल अबाउट द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए याद रखना है कि जो उनके बीच से डायगोनल गया वो एडिशन है, जो दूसरा डायगोनल है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? आपका सब्ट्रैक्शन। देखिए आपको है ना नोट्स में पीडीएफ की फॉर्म में सेंड करने वाला हूं, तो अगर कोई स्टूडेंट नया है तो हमारी स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई देगा, आप उस पर व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे, जहां पे हम बहुत सारा स्टफ भेजते हैं। स्टफ रिगार्डिंग इसके नोट्स होते हैं पीडीएफ की फॉर्म्स में, साथ में आपके असाइनमेंट शीट्स भी होती है। तो अगर कोई नया बच्चा है हमारे ग्रुप में ऐड नहीं है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे वो मैसेज करें, ताकि हम उसको ग्रुप में ऐड कर सके और वो भी इन चीजों का फायदा उठा सके। चलिए ओके डियर स्टूडेंट्स, पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझाने वाला हूं भाई, देखिए ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मैंने क्या किया कि मैंने दो वेक्टर लिए सेम मैग्नीट्यूड के। इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने दो मैग्नीट्यूड लिए सेम, मैं दो वेक्टर लिए सेम मैग्नीट्यूड, और मान लीजिए उनके बीच में कुछ भी एंगल था 60 डिग्री। ठीक है, मैंने क्या किया, रिजल्टेंट का ए से एंगल निकाल रहा हूं। क्या कर रहा हूं? रिजल्टेंट का ए से एंगल निकाल रहा हूं। तो मैंने क्या किया, पैरेललोग्राम लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड तो आपका एक्स के बराबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, तो ये पैरेललोग्राम। अब कौन सा डायगोनल? ये डायगोनल क्या होगा इन दोनों का? रिजल्टेंट। तो ये आर हो गया, आर का ए से एंगल मान लीजिए क्या बन गया आपका? अल्फा। ये निकालना, तो आर का ए से जो एंगल उसको निकालने का फॉर्मूला मालूम है ना, टेन अल्फा। टेन अल्फा ए से एंगल निकालने तो क्या लिखेंगे? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। हाँ भाई, बी कितना है? एक्स साइन 60 डिवाइडेड बाय ए कितना है भाई आपका? ए अगेन एक्स प्लस बी अगेन एक्स और कोस 60। तो ये क्या आ गया? टेन अल्फा। अच्छा क्या करेंगे? एक्स साइन 60 कितना होता है? √3/2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस, अच्छा कोस 60 क्या होता है? 1/2, तो ये क्या हो गया आपका? x/2। यानी कि यहां से क्या लिख सकते हैं हम? टेन अल्फा किसके बराबर होगा आपका? थोड़ा सा और सोल्व कीजिए। x √3/2 डिवाइडेड, देखिए दो एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स? आपका 3x/2। 2 ने 2 को मारा, x ने x को मारा, तो टेन अल्फा कितना हो जाएगा? देखिए √3/3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/√3। और टेन अल्फा 1/√3 कब होता है? जब अल्फा कितना हो आपका? 30 डिग्री। यानी कि कहने का क्या मतलब, ये एंगल कितना है? 30, तो ओवरऑल 60, तो ये भी क्या बचा आपका? 30। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है? अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, क्या हो? दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम, तो रिजल्टेंट उनके बीचों बीच से पास करेगा, है ना। कहने का क्या मतलब, दोनों के बीच में एंगल 60 था,
रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीचों बीच से पास करेगा, मतलब उधर से भी एंगल 30 बनेगा, उधर से भी एंगल कितना बनेगा आपका 30। अगर 90 एंगल होता तो उधर से भी 45 बनता और इधर से भी 45, और अगर 120 होता, कंडीशन अप्लाइड, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए सेम, तो उधर से भी 60 बनता और इधर से भी क्या बनता आपका 60। ओके डियर स्टूडेंट, अगर रिजल्ट क्या है, अगर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट है बीचों बीच से पास करेगा, दोनों से एंगल क्या बनने वाला आपका सेम बनने वाला है ना। अब देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन है वो देखिए। भाई सेम मैग्नीट्यूड तो सही है, मैंने क्या बोला कि ए वेक्टर के साथ हम क्या एंगल मान के चलते हैं अपना अल्फा, और बी वेक्टर के साथ हम एंगल क्या मान के चलते हैं बीटा, है ना। मैंने बोला कि मैग्नीट्यूड सेम होगा तो अल्फा और बीटा आपके सेम बनते हो, हमने देख लिया दोनों 30-30 बन रहे थे आपके, है ना। बट ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, तो अल्फा और बीटा में से कौन सा ज्यादा होगा। सोचिए, अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सोल्व दिस। ऑप्शन 2 है, 3 है, चलो। आपका अल्फा बराबर बीटा होगा, आपका अल्फा ग्रेटर देन बीटा होगा, और आपका अल्फा लेस देन बीटा। एचसीवी प्रॉब्लम एक्चुअली। देखिए चलिए अब हम समझाते हैं आपको। पैरेललोग्राम लॉ इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके बाई चांस मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, बाई चांस क्या सेम होते हैं आपके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, ये आपका मान लीजिए ए है और ये क्या आपका बी, दोनों के सेम मैग्नीट्यूड है, क्या दोनों के मैग्नीट्यूड सेम, तो भाई सेम मैग्नीट्यूड में रिजल्टेंट कहां से पास करेगा आपका बीचों बीच से। कहां से पास करेगा बीचों बीच से। आपका अल्फा बराबर क्या होगा बीटा, है ना। ये मान लीजिए यहां सेम थे, ये अल्फा था ये बीटा था, सच दैट अल्फा बराबर क्या आपका बीटा। बट अब क्या किया गया, ए के मैग्नीट्यूड को बढ़ाया गया। क्या किया गया, ए के मैग्नीट्यूड को बढ़ाया। मैंने आपको पहले ही समझाया था, हम वेक्टर में क्या है, जो वेक्टर की लेंथ है वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है। अगर आपने मैग्नीट्यूड बढ़ाया तो वेक्टर की लेंथ भी क्या होगी इंक्रीज। अब मान लीजिए वेक्टर की लेंथ इंक्रीज हो गई, ये हो गई, ठीक है। अब आपको नया पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, तो नया पैरेललोग्राम बनाएंगे तो ये यहां तक लाए, अब हम इन दोनों को मिला देंगे तो ये क्या बन गया, नया पैरेललोग्राम बन गया आपका। अब आपका रिजल्टेंट कैसे होगा, तो यहां से डायगोनल बना ले, ये क्या होगा आपका रिजल्टेंट, है ना। ये हमारा पुराना पैरेललोग्राम था जिसको मैंने इरेज कर दिया है, ठीक है ना, और ये हमारा नया पैरेललोग्राम है। अब देखिए पहले अल्फा इतना था, अब नए पैरेललोग्राम में अल्फा घट गया या बढ़ गया, तो साफ साफ दिख रहा है कि अल्फा तो घट गया, बीटा बढ़ गया, मतलब बीटा आपका ज्यादा होगा और अल्फा क्या होगा आपका कम, है ना। डियर स्टूडेंट्स एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए फिर से, मान लीजिए सपोज ये था आपका ए वेक्टर और ये मान लीजिए आपका बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था आपका सेम मैग्नीट्यूड था। मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और क्या था आपका ये एंगल बीटा और ये एंगल अल्फा, बीटा बराबर क्या था आपका अल्फा। जब आपने ए का मैग्नीट्यूड बढ़ाया तो ए क्या हो गया ज्यादा, अब नया पैरेललोग्राम बनेगा तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, ये हो गया आपका, तो ये रिजल्टेंट हो गया। अब देखिए अल्फा क्या हो गया, ये वाला बच गया, तो पहले के मुकाबले अल्फा घट गया या बढ़ गया, पहले अल्फा इतना था अब इतना हो गया, तो अल्फा घट गया मतलब बीटा बढ़ गया, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। यानी रिजल्ट क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उससे एंगल कम बनेगा। क्या रिजल्ट है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उससे एंगल क्या बनेगा कम बनने वाला है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। हम उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखिए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसमें आएगा आपके पास पॉलीगन, क्या आएगा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या आएगा आपके पास पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ लिसन टू मी वेरी 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 केयरफुली। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, देखिए ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दोनों में हमने दो दो वेक्टर माने। ट्रायंगल लॉ में भी हमने ए और बी वेक्टर माने, पैरेललोग्राम लॉ में भी हमने ए और बी वेक्टर माने। बट अगर आपको दो से ज्यादा वेक्टर को जोड़ना है तो हम किसका इस्तेमाल करके चलेंगे, हम इस्तेमाल करके चलेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लिसन टू मी केयरफुली, देखिए जस्ट लाइक आपका ट्रायंगल लॉ की तरह ही है। वैसे जैसे मान लीजिए सपोज ये मैंने बोला ए वेक्टर, ट्रायंगल लॉ में ऐसा ही करते ना, ये मैंने बोला बी, मतलब
एक की हेड से दूसरे की क्या मिला दी, टेल। अब जो ये बनाते थे ये क्या होता था, इन दोनों का एडिशन। अब मान ली तीसरा वेक्टर और है, सच दैट उसकी टेल इसके हेड से मिला दी, ठीक है ना। चौथा वेक्टर और है, सच दैट उसकी टेल इसके हेड से मिला दी। अब मेरे को इन चारों को जोड़ना है, क्या करना है, इन चारों को जोड़ना है। तो वही रूल है जैसे ट्रायंगल लॉ में था, अगर पहले वाले की टेल लास्ट वाले के हेड से मिला दे तो चारों का क्या होगा, सम। कहने का क्या मतलब है कि ये वाला जो वेक्टर है, देखिए मैं अलग मार्कर से बना देता हूं, ये वाला जो वेक्टर है वो चारों का क्या होने वाला है, सम होने वाला है। ये बात मैं आपको साबित करके भी दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा, देखिए भाई। सबसे पहले मैंने ए और बी जोड़े, तो मैंने क्या किया, मैंने ये ड्रॉ किया एक वेक्टर, है ना। अब मैंने ट्रायंगल लॉ लगाया, तो भाई ए और बी है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका, ए प्लस बी। अरे ट्रायंगल लॉ में यही करते थे ना, पहले की टेल को दूसरे के हेड से मिलाओगे तो एडिशन आ जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या किया, ये वेक्टर है और सी वेक्टर है, ध्यानपूर्वक देखना, ये वेक्टर है सी वेक्टर है। अब ए प्लस बी और सी सेम ऑर्डर में, अरे ए प्लस बी और सी सेम ऑर्डर में, और ये अपोजिट ऑर्डर में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी, और उसमें क्या जोड़ दो आप, सी। ठीक है। अब देखिए, अब ए प्लस बी प्लस सी और डी सेम ऑर्डर में, ए प्लस बी प्लस सी और डी आपके सेम ऑर्डर में है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब चारों का एडिशन। कहने का क्या मतलब, आप ट्रायंगल लॉ को फॉलो करते जाइए करते जाइए करते जाइए, लास्ट में पहले वाले की टेल लास्ट वाले का हेड मिला दीजिए, वो सब का क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका एडिशन रिप्रेजेंट करने वाला है। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर से देख लीजिए, ए के हेड पे बी की टेल रखी, बी के हेड पे सी की टेल रखी, सी के हेड पे डी की टेल रखी, तो अगर ए की टेल से मैं डी के हेड को मिलाऊंगा तो चारों का क्या आ जाएगा, एडिशन। इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन, किसका, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। उससे हम ये सब कुछ प्रूव कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इस रूल की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये रूल कई बार अलग तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। अब मैं क्या लिखूंगा, मैंने इस वेक्टर को बोला ई वेक्टर, क्या बोला मैंने, ई, तो मैं ई क्या लिख सकता हूं, ई चारों का सम है भाई। ठीक है। अच्छा एक काम करो, मैं ई को इधर ले जाता हूं, तो इधर तो जीरो बच जाएगा, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और माइनस ई। ठीक है, बहुत बढ़िया, माइनस ई इधर लेके कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ कि मैंने ई की डायरेक्शन बदली, ई की मैंने डायरेक्शन बदली, मतलब मैंने उसको अपोजिट किया, तो ई की जगह क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, माइनस ई। मैंने ये किया, देखो ए इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यानपूर्वक सुनना, बी सी, मैंने ई को उल्टा किया, तो ई को उल्टा किया तो भाई ऑब्वियसली क्या बन जाएगा आपका, वो माइनस ई, है ना। तो फिर क्या होगा, देखिए ई को उल्टा किया तो माइनस ई बन गया, तो मैं क्या लिखूंगा, जीरो बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस, ई को उल्टा किया तो ई की जगह क्या लिखना पड़ेगा, माइनस ई, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो जीरो किसके बराबर आया आपका, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, है ना। यानी कि 5 के 5 वेक्टर को जोड़ने पे क्या आ रहा है, जीरो। अब देखिए कुछ बातें, पहली बात, सब वेक्टर को जोड़ के जीरो कब आएगा, पहली बात वो सारे सेम ऑर्डर में होने चाहिए। किस में होने चाहिए, सेम, देख लीजिए सारे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, किसमें, सारे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, है ना। इसको ई वेक्टर लिख लो चाहे, मतलब ये जीरो आने वाला है, ये हमें मालूम है ना। अब देखिए, तो सारे के सारे किस में होने चाहिए, आपके सेम ऑर्डर में, तो उनका एडिशन क्या आएगा, जीरो। साथ में क्लोज्ड होने चाहिए, क्या होना चाहिए, क्लोज्ड पॉलीगन, क्या होना चाहिए, ये पॉलीगन ओपन है क्लोज, क्लोज्ड है पेंटागन है ना। तो अगर आपके दो कंडीशन है, सबसे पहली बात, अगर आपका क्लोज्ड पॉलीगन है, कैसा पॉलीगन है, क्लोज्ड, ओपन नहीं है, जैसे ये वाला ओपन बन जाता, अगर मैं इस वेक्टर को हटाता हूं ना, तो ये वाला, तो ये क्या है, ओपन पॉलीगन, ओपन नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए आपका, क्लोज्ड पॉलीगन ही होना चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, सबका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर। तो फिर अगर हम सबका एडिशन करेंगे तो नेसेसरली कितना आएगा, जीरो, कितना आएगा, जीरो। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए सी है, डी है, ई है और एफ है।
क्या सबका सम 0 आएगा? हाँ, दोनों कंडीशन से भाई क्लोज है, क्लोज है, सारे सेम ऑर्डर में, बिल्कुल सेम ऑर्डर में, तो सबका सम कितना आने वाला आपका? 0 आने वाला है। इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ बराबर क्या आएगा आपका? 0। सपोज बीच में एक की डायरेक्शन अपोजिट कर दी, ये कर दी, तो डायरेक्शन अपोजिट करेंगे तो डी की जगह क्या लिखना पड़ जाएगा? डी की डायरेक्शन अपोजिट किया तो यहां क्या लिख दो आप? माइनस डी। तो ये क्या डियर स्टूडेंट्स आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मेन ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपका क्लोज्ड पॉलीगन है, सारे के सारे सेम ऑर्डर में है, तो उनका एडिशन करने के बाद क्या आएगा? 0। ये बात मैंने आपके सामने प्रूव भी की है बाय यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन। चलिए डियर स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है रिगार्डिंग द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको रीड कीजिए, अपनी वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई टू सॉल्व इट। देखिए, मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। जो बच्चे इन वीडियोस को देख रहे हैं वेक्टर्स की, मैं मान के चल रहा हूं कि उनमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिल्कुल +1 में आए हैं अभी अभी, और उन्होंने जस्ट पढ़ना स्टार्ट किया है। देखिए, अगर आप फिजिक्स को सीखना चाहते हैं और कोई भी एग्जाम जीवन में क्रैक करना चाहते हैं, तो एक ही मूल मंत्र है, हर रोज का दिया हुआ आपको हर रोज पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, उसमें कोई दो राहें नहीं है। साथ में आपको डेली की डेली शीट्स जो भी आपको दी जाए वो आपको सोल्व करनी होंगी, वो आपको समझनी होंगी, कोई डाउट आए आपको पूछने होंगे। धीरे 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 जैसे जैसे कोर्स बढ़ेगा, डेली का काम भी बढ़ेगा, और रेकमेंडेड बुक से भी आपको क्वेश्चंस करने के लिए बोले जाएंगे। तो डेट्स वाई अगर आप अभी से हैबिट बना ले कि डेली का काम डेली, जितना बोल दिया आज ये पढ़ा दिया, आज ये पढ़ना ही पढ़ना है मेरे को। सेकेंडली, आज जो शीट दे दी आज मेरे को सोल्व करनी ही करनी है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे रात के 12 बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, बट मेरे को करनी है। आप ये हैबिट बनाएंगे, इतना डेडिकेशन लाएंगे, तो उसके बाद ही आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। नहीं तो बाद में आपको अक्सर सुनने को मिलेगा फिजिक्स मुश्किल थी। मुश्किल नहीं है, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, गारंटी मैं दे रहा हूं। डेली पढ़ोगे, रिवाइज करोगे चीजें, तो आप सब कुछ कर सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। आपने ट्राई किया होगा, अब हम देखते हैं ना। देखिए क्या बोला इसने, एबीसीडी कोई क्वाड्रिलेटरल है। जो रिजल्टेंट है फोर्सेस कौन कौन से? बी ए, बी सी, सी डी और डी ए, उनका रिजल्टेंट क्या है? एन बी ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। बहुत सिंपल है। देखिए, कोई भी क्वाड्रिलेटर मान लीजिए, ए 4 पॉइंट्स है, बी सी और डी, कौन कौन से फोर्सेज है? फोर्स पहला है बी ए, चलिए बी ए, बी से लेके ए है ना। दूसरा कौन सा है? बी सी, तो बी सी, सी डी, सी डी एंड डी ए, ये है भाई। बहुत बढ़िया। इन सबको मिला के मतलब अगर मैं बी ए प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इन सबको जोड़ूंगा तो किसके बराबर है? एन बी ए। चलिए भाई, ये बी ए को छोड़ दो, पहले मैं कंसीडर कर रहा हूं बी सी प्लस सी डी। देखिए, ये बी सी है, ये सी डी है, मैंने ट्रायंगल लॉ लगाया ध्यानपूर्वक, ये बी सी ये सी डी, ट्रायंगल लॉ लगाया, तो बी सी प्लस सी डी किसके बराबर लिख सकता हूं मैं? बी डी। तो बी ए प्लस बी सी प्लस सी डी को किसके बराबर लिख सकता हूं? बी डी प्लस डी ए बराबर एन बी ए। चलिए अब बात करते हैं बी डी प्लस डी ए की। देखिए, बी डी प्लस डी ए सेम ऑर्डर में ना, बी डी प्लस डी ए सेम ऑर्डर में है, तो किसके बराबर हो जाएगा? बी ए, अगेन बाय ट्रायंगल लॉ। तो बी ए प्लस बी ए वो किसके बराबर आ गया? एन बी ए। सोल्व कर लो, बी ए प्लस बी ए कितना हो गया भाई आपका? 2ba इज इक्वल टू एन बी ए। बी ए से बी ए मार दिया गया, एन बराबर क्या आ गया आपका? 2। तो यहां पे एन की वैल्यू कितने आने वाली है डियर स्टूडेंट्स? एन की वैल्यू आने वाली है आपकी 2। ओके, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द यूनिट वेक्टर। देखिए, वेक्टर कंपोनेंट्स की मैं शुरुआत कर चुका हूं। वेक्टर कंपोनेंट समझने के लिए जो सबसे पहली चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी, दैट इज द यूनिट वेक्टर। देखिए, वेक्टर कंपोनेंट्स की हम शुरुआत कर रहे हैं आज। बहुत इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कि कुछ कह नहीं सकता। जैसे जैसे आप फिजिक्स को पढ़ोगे आपकी इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा समझ में आने वाली है। तो देखिए,
टॉपिक है हमारे पास वेक्टर कंपोनेंट्स, और उसमें जो हम सबसे पहले सीखने जा रहे हैं डेट इज द, वो क्या है भैया आपका यूनिट वेक्टर। क्या आपका यूनिट वेक्टर। देखिए लिसन टू मी वेरी 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 केयरफुली, नाम से ही स्पष्ट है वैसे तो। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट यानी 1। यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है कि ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिटी, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। देखिए सिंपल एग्जांपल लेता हूं, है ना, अक्सर मैं लेता भी हूं यही। जैसे एफ वेक्टर है, क्या आपका एफ फोर्स, मैंने क्या माना कि फोर्स है मान लीजिए 5 न्यूटन ईस्ट। मैंने आपको पहले बताई थी इसमें दो चीजें, ये 5 न्यूटन तो क्या आपका मैग्नीट्यूड, और ये ईस्ट क्या आपकी डायरेक्शन। हाँ सर इतना हमें समझ में आ रहा है। अच्छा मैं पूछूं बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ कितना है, तो आप सभी बोल दोगे भाई मैग्नीट्यूड ऑफ एफ कितना है सर, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ आपका 5 न्यूटन है। क्या आपका 5 न्यूटन है ना। अब देखिए ये इक्वेशन 1 मानी, ये इक्वेशन 2 मानी। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या होगा, 5 न्यूटन से 5 न्यूटन कैंसिल, क्या बच जाएगा 1। 5 न्यूटन बाय 5 न्यूटन तो 1 हो गया ना, 1 इंटू में ईस्ट। अब देखिए ये जो वेक्टर आया नया, ये वेक्टर इसलिए क्योंकि डायरेक्शन है साथ में, है ना। ये जो नया वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या आपका 1, और उसके पास क्या आपकी डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड 1, उस चीज को, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, सिंबल के ऊपर कैप लगा दो। क्या लगा दो, सिंबल के ऊपर कैप। देखिए मैग्नीट्यूड आपका यूनिट है ना, तो ये यूनिट मैग्नीट्यूड है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए क्या करो, जो भी सिंबल है उसके ऊपर क्या लगा देना, आपको कैप लगा देना है, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ खास बातें, जो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होता है इक्वल टू यूनिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। फॉर्मूला क्या हो गया, अगर मान लीजिए ए कैप निकालना है तो क्या करो, ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देने का है। ओके डियर स्टूडेंट, साथ में एक बात याद रखिए, देखिए जो आपका यूनिट वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन है वही होती है जो ओरिजिनल वेक्टर की है। भाई ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन क्या थी, ईस्ट, तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या है, ईस्ट। यानी कि ए कैप एंड ए वेक्टर, जैसे यहां पे एफ कैप और एफ वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, ए कैप एंड ए वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन। क्या आपका ए कैप एंड ए वेक्टर हैव द सेम डायरेक्शन। साथ में एक बात और, देखिए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो क्या 1, तो हम मैग्नीट्यूड तो इसका कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं, हमेशा कितना हो गया 1। इंपॉर्टेंस क्या है, डायरेक्शन। क्या इंपॉर्टेंस है, डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं टू शो द डायरेक्शन, है ना। तो क्योंकि यहां पे मैग्नीट्यूड तो कुछ है ही नहीं, डायरेक्शन ही है, तो यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू शो द, आपको इसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बहुत समझ में आने वाली है। यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू शो द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम, टू शो द डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर के बारे में सारी बातें याद रखनी है। पहली बात, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिट वेक्टर। ए कैप का फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए कैप और ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। साथ में जो आपका यूनिट वेक्टर उसका हम यूज क्यों करते हैं, टू शो द डायरेक्शन, है ना। अब देखिए तो ये आपकी कहानी थी रिगार्डिंग द यूनिट वेक्टर। अब हमारे पास जनरली 3 एक्सिस होते हैं, एक होता है आपके पास एक्स एक्सिस, है ना, एक क्या होता है आपके पास वाई एक्सिस, और एक क्या होता है आपके पास जेड एक्सिस। ये बातें आपको याद रखनी है। अगर आपको एक्स एक्सिस में कोई डायरेक्शन शो करनी है तो हम इस्तेमाल करते हैं आई कैप। क्या इस्तेमाल करते हैं, आई कैप। अगर वाई एक्सिस में शो करनी है तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, जे कैप। और जेड एक्सिस में शो करनी है तो क्या इस्तेमाल करोगे, के कैप। ये बात याद रखो क्योंकि दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आने वाले लगभग हर सवाल में आपको आई, जे और के दिख जाएगा। तो एक्स एक्सिस में डायरेक्शन शो करनी है, इस्तेमाल करो आई कैप। वाई एक्सिस में डायरेक्शन शो करनी है, इस्तेमाल करो जे कैप। जेड एक्सिस में डायरेक्शन शो करनी है, इस्तेमाल करो के कैप। अरे माइनस एक्स में तो माइनस आई कैप ले लो, माइनस वाई में तो माइनस जे कैप ले लो, माइनस जेड में तो क्या ले लो आप, माइनस के कैप। तो दिस इज रिगार्डिंग द यूनिट वेक्टर। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब यूनिट वेक्टर समझने के बाद हम अपनी सबसे ज्यादा काम की चीज पे आ जाते हैं।
हम सबसे पहले समझेंगे रेक्टेंगुलर, क्या समझेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन। क्या समझेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। देखिए, वेक्टर के हमें कंपोनेंट्स लेने प्लेन में, प्लेन का मतलब मेरा एक्स वाई प्लेन है ना। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का क्या मतलब होता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब है कि वो कंपोनेंट्स कैसे होने चाहिए आपके, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। कैसे होने चाहिए आपके, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, है ना। मैं बोल रहा हूं ना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है, कैसे कंपोनेंट होने चाहिए आपके, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होने चाहिए। अब ध्यानपूर्वक सुनना। देखिए, मान लीजिए सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए आपका वाई एक्सिस है, कोई भी वेक्टर है, ये मान लीजिए आपका एफ वेक्टर है, मैं इसको बोल रहा हूं ओ एफ। कितना एंगल बना रही है आपका, थीटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेरे को क्या करना है, मैं इसको तोड़ूंगा दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। किसमें तोड़ूंगा, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट। लिसन केयरफुली भाई, है ना, ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं उसका। मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, वाई एक्सिस के पैरेलल है। एक वेक्टर मैंने ये मान लिया और एक ये मान लिया, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए। ठीक है, अच्छा क्या ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, ओ ए एफ और ओ एफ। ट्रायंगल लो तो लगा सकते हो ना। देखिए, ओ ए और ए एफ तो सेम डायरेक्शन में है और एफ आपका मतलब सेम ऑर्डर में है, एफ आपका अपोजिट ऑर्डर में है। तो मैं एफ को किसके बराबर लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए एफ। ओके, अब मैं ओ ए निकाल रहा हूं। पहले क्या निकाल रहा हूं मैं, ओ ए। देखिए, इस ट्रायंगल में मैंने इस्तेमाल किया कोस थीटा। क्या इस्तेमाल किया, कोस थीटा, है ना। ध्यान को एक एक स्टेप समझ रहा भाई। कोस थीटा क्या होता है, कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, बेस कितना हो गया भैया आपका ओ ए। कितना बेस हो गया आपका ओ ए, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया आपका, इक्वल टू एफ। एफ को इधर ले जाओ तो ओ ए कितना आ गया भैया आपका एफ कोस थीटा। कितना आ गया आपका एफ कोस थीटा, यानी ये ओ ए तो एफ कोस थीटा है। अच्छा, ए एफ निकाल लो, क्या इस्तेमाल करो, साइन थीटा। साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया ए एफ, और ये हाइपोटेन्यूज तो कितना आपका एफ के बराबर ही। तो यहां से मैं ए एफ को क्या लिख सकता हूं, एफ साइन थीटा। क्या लिख सकता हूं मैं, एफ साइन थीटा, है ना। अब देखिए, अब मैं इसको समराइज करूं तो एफ को मैं कैसे लिखूंगा, ओ ए। देखिए, ओ ए कितना है, एफ कोस थीटा। साथ में मेरे को डायरेक्शन भी चाहिए। अब ओ ए एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या इस्तेमाल करता था मैं, आई कैप। तो वेक्टर को कैसे लिखते हैं भाई, वेक्टर को हम ऐसे लिखा था ना, जैसे हमने एग्जांपल लिया था 5 न्यूटन ईस्ट। वेक्टर में पहले क्या लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड, और फिर क्या लिखी जाएगी उसकी डायरेक्शन। तो ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना है भाई अपना, एफ कोस थीटा। फिर क्या लिखने उसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन तो आई कैप क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना, प्लस ए एफ। ए एफ का मैग्नीट्यूड कितना है भाई आपका, एफ साइन थीटा। साथ में आपको डायरेक्शन लिखने, डायरेक्शन देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या आ जाएगी आपकी जे कैप। तो काम की बात क्या है, हमने दो कंपोनेंट में बांट लिया, एक एक्स कंपोनेंट है और एक क्या है, वाई कंपोनेंट। इसको बोलते हैं हम एक्स कंपोनेंट, एफ एक्स भी लिखते हैं, मतलब इसका मतलब एक्स कंपोनेंट। और एक आपका वाई कंपोनेंट, इसको हम क्या लिखते हैं आपका एफ वाई, दैट्स मीन वाई कंपोनेंट, है ना। ओके डियर स्टूडेंट, एक बार इसको अपनी वीडियो को पॉज कीजिए, नोट दिस डाउन, क्योंकि मैं आपको और इंफॉर्मेशन दूंगा तो मेरे को इसकी जरूरत भी पड़ेगी। याद रखिए, एक्स कंपोनेंट आया था एफ कोस थीटा और वाई कंपोनेंट आया था एफ साइन थीटा। अब देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो हमने क्या किया था भाई, ये किया था हमने, ये किया था भाई हमने, ये किया था भाई हमने, ये किया था भाई हमने, यही था। अब आप सिंपल रूल समझे। देखिए, इतना बड़ा प्रोसेस बार बार नहीं करेंगे ना, हमारे पास टाइम होता है और ना हम इतना बड़ा प्रोसेस करना चाहेंगे। जहां की तरफ थीटा दिया जाए, एंगल थीटा, उधर की तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा हमेशा, कोस। कौन सा कंपोनेंट आएगा, कोस। और उसके परपेंडिकुलर में क्या आएगा हमेशा, साइन, है ना। हमने यही तो किया था। अरे इधर कौन सा कंपोनेंट था, ये एफ कोस थीटा एक्स कंपोनेंट। और ये जो वाई कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट को सरकार के मैं इधर ले गया, पैरेलली इधर ले गया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपका वाई कंपोनेंट कितना आया था भाई वहां पे आपका
एफ साइन थीटा। क्या है था आपका? एफ साइन थीटा। तो आपको याद क्या रखना है, देखिए वेक्टर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में मींस एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आना है, वाई कोऑर्डिनेट भी क्या रहा आपका? पॉजिटिव। जहां से एंगल दिया जाए थीटा, जहां से एंगल ऐसे जहां से एंगल दिया जाए थीटा उधर की तरफ कोस और उसके परपेंडिकुलर में साइन। एफ का यहां से थीटा एंगल दिया तो इधर कंपोनेंट एफ कोस थीटा और परपेंडिकुलर में कंपोनेंट क्या आएगा आपका? एफ साइन थीटा। इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन, या फिर हम कंपोनेंट्स लेते हैं वेक्टर के इन ए प्लेन। कैसे कंपोनेंट? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। मैं आपको कुछ फटाफट एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए एफ वेक्टर ये है और ये एंगल थीटा दिया, बोलो भाई कंपोनेंट कैसे लोगे? तो भाई जिधर की तरफ से एंगल थीटा दिया उधर की तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा आपका? हमेशा कोस। और परपेंडिकुलर देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, तो आपका y पॉजिटिव होगा, x क्या होगा? ऑब्वियसली नेगेटिव। तो f का इधर को हो गया f कोस थीटा, परपेंडिकुलर में क्या आएगा आपका? f साइन थीटा। अब हम वेक्टर को कैसे लिखेंगे? f साइन थीटा नेगेटिव में है ना, अब इसको f को कैसे लिखेंगे हम? f साइन थीटा नेगेटिव में, तो इसलिए क्या लिखेंगे? f साइन थीटा। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन किससे दिखाई हमने? माइनस आई कैप। अच्छा y में कितना आपका? एफ कोस थीटा और डायरेक्शन किससे दिखाई मैंने? जे कैप। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई एग्जांपल ले लो, अनगिनत एग्जांपल्स है, ये ले लो, ठीक है। तो जहां से एंगल दिया जाए उधर की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा आपका? कोस थीटा, एफ कोस थीटा। इधर से एंगल दिया तो एफ कोस थीटा, परपेंडिकुलर में क्या कंपोनेंट आएगा भैया आपका? एफ साइन थीटा। तो कैसे लिखेंगे? एफ कोस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा। नेगेटिव में तो क्या लिखेंगे? माइनस जे कैप। डियर स्टूडेंट, दिस इज द मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में जहां से एंगल दिया जाए उधर की तरफ एफ कोस थीटा या ए कोस थीटा, जो भी वेक्टर उसका कोस थीटा, और परपेंडिकुलर में कौन सा कंपोनेंट आने वाला आपका? साइन थीटा। आने वाले समय में आप देखेंगे कि दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पूरी फिजिक्स कंपोनेंट्स पे चलने वाली है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। अब हम आगे समझ रहे हैं, देखिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा भाई। अब क्या है कि हमने कंपोनेंट्स निकालने सीख लिए, पहली बात। दूसरी बात अब इसमें सीख रहे हैं, क्या सीखेंगे अब इसमें? जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर दे दिया, जो हमने पहला एग्जांपल लिया था ना, ये लिखा था हमने एफ कोस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जे कैप। ठीक है, डायग्राम बना देता हूं, डायग्राम बना लेते हैं। ये तो बनाया था, ठीक है। मेरे को एफ कोस थीटा आई कैप और एफ साइन थीटा जे कैप दिया गया है। मैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूं। क्या निकालना चाह रहा हूं मैं? वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आई वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या? देखिए मैंने थर्ड स्पेशल रिजल्ट पढ़ाया था ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, कि अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो, कितने पे हो? दो 90 डिग्री पे। अब भाई एफ के कंपोनेंट ले लिया तो आप एफ को तो भूल ही सकते हो, इसका कोई काम नहीं है। एफ को तो हमने दो हिस्सों में बांट लिया, अब एफ को भूल जाओ, इसका कोई काम नहीं है। इसको भी तो हमने दो हिस्सों में बांटा है ना, ये हिस्सा और ये हिस्सा, तो अब एफ का कोई काम नहीं है। अब देखिए एक बार, अब मैं अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं, देखिए ये दो वेक्टर है, उनका सम है एफ, उनका सम क्या आपका? एफ। अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे है तो हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब अगर हम एफ का मैग्नीट्यूड निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ये वेक्टर क्या है भैया आपका? एफ कोस थीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वेक्टर क्या आपका? एफ साइन थीटा स्क्वायर। सोल्व करो तो कितना आएगा आपका? एफ स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एफ स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो ये एफ स्क्वायर बाहर आके कितना बचेगा? एफ, है ना। यानी कि कहने का क्या मतलब है, अगर आपको वेक्टर गिवन है और मैग्नीट्यूड निकालना है तो एक्स कंपोनेंट लीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए, फिर आप वाई कंपोनेंट लीजिए और उसका भी क्या कीजिए? आप स्क्वायर कीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? उसका मैग्नीट्यूड। कहने का क्या मतलब, सपोज ये वेक्टर है, मान लीजिए कोई ए वेक्टर है 3 आई कैप
प्लस 4j कैप। एक्स कंपोनेंट 3 है, वाई कंपोनेंट 4 है। मेरे को इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए मेरे को इसका? तो क्या करूंगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर करो पहले 3 का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करो 4 का स्क्वायर। कितना आएगा? 9 प्लस 4 16 25 5। कितना आएगा आपका? 5। तो अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर करो प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। एक और एग्जांपल दे देता हूं, मान लीजिए -3i कैप एंड -4j कैप। एक्स कंपोनेंट आप बोल सकते हो -3 है, या आप 3 भी बोल सकते हो, -i कैप डायरेक्शन है फिर उसकी, और वाई कंपोनेंट बोल सकते हो -4। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मतलब कि -4 का स्क्वायर। सोल्व करने पे ये भी कितना आएगा आपका? 5। तो किसी भी गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, अभी मैं बात कर रहा हूं एक प्लेन की, तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर कीजिए प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर कीजिए, वहां से आपको क्या मिल जाएगा? उसका मैग्नीट्यूड। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, गिवन आपको ए वेक्टर बोल दे 2i कैप माइनस जे कैप, एक्स कंपोनेंट 2 है, वाई कंपोनेंट -1 है। 3i कैप माइनस 2j कैप, आपको क्या फाइंड आउट करना है? a माइनस बी। सपोज मैंने बोला c आपका बराबर है a माइनस बी के, है ना। a माइनस बी को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? c से। तो फाइंड कर लो कितना आएगा। a की वैल्यू रखो, हाँ भाई a छापो, कितना आपका? 2i कैप माइनस j कैप माइनस b उतारो भाई, कितना आपका? 3i कैप माइनस 2j कैप। ठीक है, तो यहां से c कितना आ जाएगा आपका? 2i में से देखिए 2i, ये क्या आपका? -j -3i और माइनस माइनस प्लस, तो +2j। तो c कितना हो जाएगा? देखिए 2i कैप में से -3i कैप गया तो कितना बचा आपका? -i कैप -j प्लस 2j, कितना बचा आपका? +j कैप। ये क्या आ गया आपका? c वेक्टर। अब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है अलोंग a माइनस बी, यानी अलोंग c के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा? c कैप। अच्छा भाई, फॉर्मूला क्या होता था? c वेक्टर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? उसके मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ c भी निकालो। क्या फॉर्मूला था? अंडर रूट एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। एक्स कंपोनेंट आपका -1 का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट 1 का स्क्वायर, कितना आ गया आपका? √2। तो कितना हो गया? सी वेक्टर हो गया -i कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाय सी का मैग्नीट्यूड कितना आपका? √2। तो ये आपका क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस लेक्चर। आप डीपीपी जरूर सोल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि आपकी वो प्रॉब्लम्स सोल्व हो सके। अगर कोई स्टूडेंट्स बिल्कुल नया है इस चैनल पे, आपको व्हाट्सएप नंबर वीडियो के दौरान प्रोवाइड किया गया है, आप उस पे मैसेज करके नोट्स मांग सकते हैं, पीडीएफ मांग सकते हैं। हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे, वहां पे हम पीडीएफ सेंड करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस भी हम वहां पे आपको सेंड करेंगे। टिल नाउ अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस को एंजॉय कर सके एंड देख सके और एक वंडरफुल लर्निंग एक्सपीरियंस आप ले सके। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।